इस वीडियो में रीतिकालीन काव्य पर हम चर्चा करेंगे। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। समय सीमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 विक्रमी से संवत 1900 विक्रमी तक माना है। अगर इसे हम सन में कहें तो सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक के समय को हिंदी काव्य साहित्य में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। नामकरण। रीतिकाल को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे रीतिकाव्य कहा, रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा, मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा, जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा। इन सब नामों में रीतिकाल नाम ही अधिक प्रसिद्ध है। रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाए? कुछ विद्वान आचार्य केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। रीति काव्य का विभाजन 3 भागों में किया गया है। रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य। पहले विभाजन को देखते हैं। प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। सबसे पहला नाम है रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविकुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक। दूसरे प्रमुख कवि हैं मतिराम। इनकी रचनाएं हैं रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचासिका। तीसरे कवियों में भूषण का नाम प्रमुख है। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। अगले कवि मंडन हैं। इनकी रचनाएं हैं रस रत्नावली, नखशिख। अगले कवि हैं भिखारी दास, काव्य निर्णय, छंद प्रकाश, श्रृंगार निर्णय। अगले कवि हैं देव। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास और सुजान विनोद। रीतिबद्ध कवियों के बाद प्रमुख रीति सिद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रीति सिद्ध कवियों में जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो कविवर बिहारी का है। इनकी रचना है सतसई। कुछ विद्वान बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। प्रतिनिधि मतलब होता है प्रमुख कवि मानते हैं। अगले कवि हैं रसनिधि, जिनकी रचना है रतन हजारा। अगले कवि हैं हठी जी। इनकी रचना है राधा सुधा शतक। अगले कवि हैं नृप शंभु। इनकी रचना है नायिका भेद, 7 शतक। अगले कवि हैं नेवाज। इनकी रचना है शकुंतला नाटक। और अगले कवि हैं द्विजदेव, जिनकी रचना है श्रृंगार लतिका। इसके बाद प्रमुख रीति मुक्त कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। इनमें 4 कवियों का नाम प्रमुख है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। घनानंद की प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्कलता। बोधा की रचनाएं हैं विरह वारिस, इश्कनामा। आलम की रचना है आलम केली।
और ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। रीत काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ। प्रवृत्तियों में पहली प्रवृत्ति रही सौंदर्य चित्रण। इन कवियों ने नायक और नायिकाओं के सौंदर्य का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। इनमें नायिकाओं के सौंदर्य का चित्रण अधिक है। दूसरा जो प्रमुख इस काव्य का गुण है वो है श्रृंगारिकता। श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग और वियोग से संबंधित पद रीतिकालीन काव्य में भरे पड़े हैं। अगली विशेषता है दरबारी संस्कृति। रीतिकालीन अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे। राजा को प्रसन्न करने के लिए राजा की इच्छा अनुसार काव्य रचना करते थे। अगली जो प्रमुख विशेषता है वो है अलंकरण की प्रवृत्ति। रीतकालीन कवियों ने अपने काव्य में अलंकार को महत्व दिया है। उनका मानना है कि अलंकार के बिना कविता सुंदर नहीं हो सकती है। अगली प्रमुख प्रवृत्तियों में चमत्कार की प्रवृत्ति। रीतकालीन कवि अपनी कविताओं के माध्यम से काव्य में चमत्कार भरने का प्रयास करते थे। अगला है लक्षण ग्रंथों की रचना। रीतकाल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसी आधार पर रीतिकाल को रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त विभागों में बांटा गया है। लक्षण ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जिनमें काव्यांग अर्थात रस, छंद, अलंकार इनके लक्षण और उदाहरण बताए जाएं। वीर काव्य। रीत काव्य की जहाँ प्रमुख विशेषता श्रृंगार रस रही है, वहीं कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं श्रृंगार रस में न लिख करके वीर रस में लिखी हैं। ऐसे कवियों में महाकवि भूषण का नाम आता है, जिन्होंने अपनी रचनाओं में छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल की वीरता की प्रशंसा की है। अगला है ब्रज भाषा का प्रयोग। संपूर्ण रीतिकालीन काव्य ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग इन कवियों ने किया है। आशा है यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपको अधिक से अधिक अंक दिलाएगा।